हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए, मज़े में हो गए। तो बच्चों, हम आ गए हैं अपने वर्क एनर्जी पावर के सबसे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स जो है सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कभी कभी इतने कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि किससे क्वेश्चन पूछा गया है, ये वर्क एनर्जी पावर का ही क्वेश्चन है कि कहीं और का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखो कभी भी इसमें मैं इसको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताऊंगा और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बताऊंगा कि कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे पता करना है कि ये वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स का ही क्वेश्चन है। समझ में आई बात? तो देखो कैसे करना है उसको मैं बता रहा हूँ। तो पहला चीज़ बताओ कि स्यूडो फोर्स क्या होता है। तो स्यूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी मास एम पे अप्लाई तब करते हैं जब वो मास एम क्या है, किसी एक्सेलरेटिंग या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ा रहा था। तो अब ठीक है, तो उसमें अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ एक स्फीयर है, एक ऐसा स्फीयर है, ठीक है, एक ऐसा स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, और हेमिस्फीयर समझ लो हेमिस्फीयर है, और इस पे मास एम रखा हुआ है, मास एम है रखा हुआ है। और ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है इधर हेमिस्फीयर है, वो एक्सेलरेट कर रहा है एक्सेलरेशन ए से। तो ठीक है, एक्सेलरेशन ए से। तो इस एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट होने की वजह से इस पे स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट एम ए। और ये इसको क्या करूंगा मैं, रोक दूंगा, इसको क्या करूंगा मैं, रोक दूंगा, एक्सेलरेशन इसका जीरो करूंगा और इस पर स्यूडो फोर्स क्या लगा दूंगा, एम ए। यही बताया था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से, नॉन इनर्शियल फ्रेम से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने के लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दो, और उसके बाद क्या करो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, समझ में आए। तो अब ये पूछेगा वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। तो अब ये एम ए फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, एम ए फोर्स लगने की वजह से ये मास एम इधर डिस्प्लेस होना शुरू होगा, इधर डिस्प्लेस होना शुरू होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा, ये ऐसा पाथ फॉलो करके मास एम यहाँ पे आ गया, मास एम आ गया। तो बोलेगा कि कितना वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स होगा। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, जब मैं बता रहा हूँ अगर इसका रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो ये रेडियस भी कितना हो गया, आर हो गया, और ये एंगल सपोज थीटा रोटेट किया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा, इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये होगा आर कॉस थीटा, ये वाला पार्ट ये होगा आर कॉस थीटा, और ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला पार्ट आर साइन थीटा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये कितना होगा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा होगा। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट फिर से मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ, देखो ये वाला पार्ट, ये इतना पार्ट कितना होगा, आर साइन थीटा। ट्रायंगल में बेस, ये है बेस, थीटा जिसके साथ लगा होता है क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है, और सामने वाला पार्ट आर साइन थीटा होता है। तो वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स क्या होगा भाई, एफ डॉट डी एस, यही होगा इंटीग्रेशन। तो एफ क्या है, कांस्टेंट है, एफ क्या है, कांस्टेंट है, एम है, और डी एस क्या है, उसी डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो डी एस पहले ऐसे लिख लो, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री लिख लो, ठीक है। एम ए को बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कितना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो एम ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, एम ए इंटू आर साइन थीटा, एम ए इंटू आर साइन थीटा। समझ में आई बात? अब जनरली आपको पूछा जाएगा कि स्पीड ऑफ मास एम बताओ, यहाँ पे थीटा एंगल रोटेट करने के बाद स्पीड ऑफ मास एम बताओ विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ही चीज़ फॉलो करना है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या करो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दो। तो
वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा? वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स लगेगा, प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स लगेगा, वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर लगा दो। और ये वी फाइनल और वी इनिशियल क्या है? वी फाइनल और वी इनिशियल क्या होगा? इज द फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड, और ये क्या होगा? इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड। और ये दोनों स्पीड क्या होगा? दोनों स्पीड होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर। स्फीयर क्यों? क्योंकि भाई मैंने बता रखा है कि जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये बंदा जो है कुछ यहाँ पे खड़ा होगा। आप जो है स्फीयर पे खड़े हैं या हेमिस्फीयर, जो भी एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट है वहाँ पे खड़े हैं और वहाँ से देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है कैसे मूव कर रहा है। तो आप क्या है? स्फीयर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं या हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, या बोले इन जनरल तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो वेलोसिटी भी कैसी दिखेगी? एक्सेलरेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में दिखेगी विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर। समझ में आई बात? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। A smooth sphere of radius r is made to translate in a straight line with a constant acceleration a। ठीक है, एक स्मूथ स्फीयर है, देखो यहाँ पे एक स्मूथ स्फीयर है, एक स्मूथ स्फीयर है, ठीक है। ये क्या है? एक्सेलरेट हो रहा है किधर? ऐसा ही। इसका एक्सेलरेशन किधर है? किधर है? इधर है। एक्सेलरेशन क्या है? ए है। In a straight line with a constant acceleration, a particle kept on the top of the sphere is released from there at zero velocity with respect to sphere। With respect to sphere एक कैपिटल है, स्मॉल मास m है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है जीरो है। रिलीज किया गया रेस्ट से, ठीक है। रेस्ट मतलब रिलीज किया है, वहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। with respect to sphere, find the speed of the particle with respect to the sphere as a function of angle theta it slide। with respect to ही sphere निकालना है, तो बोल रहा है थीटा एंगल स्लाइड करेगा। तो पहला जो पोजीशन था वो यहाँ पे था, अब कुछ पोजीशन यहाँ पे थीटा स्लाइड करके आ गया। क्या किया? थीटा यहाँ पे स्लाइड करके आ गया, यह है थीटा एंगल स्लाइड किया। तो यहाँ पे इसका स्पीड बताओ। स्पीड निकालने के लिए मुझे पता है कि स्पीड एक ही तरीके से निकाल सकता हूँ। ध्यान से समझो मेरी बात, कि ध्यान से समझो मेरी बात। अगर स्पीड निकालना है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में मेरा हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर आता है। समझ में आई बात मेरी? तो उसी को लगाऊंगा मैं। तो उसको लगाने के लिए देखो, इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम को क्या करूंगा? इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम को मैं क्या करूंगा? रोक दूंगा। रोक दूंगा मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो। तो इस पे स्यूडो फोर्स किधर लगा? अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो इस पे स्यूडो फोर्स कितना लगेगा? एफ स्यूडो फोर्स कितना लगेगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेटिंग फ्रेम, ठीक है। तो इस मास एम के कारण ये क्या करेगा? मास एम ए, मास m और एक्सेलरेशन a, जिसके कारण सूडो फोर्स ma आएगा, उसके कारण क्या करेगा? ऑब्जेक्ट इधर मूव करना शुरू करेगा। और mg के कारण, mg नीचे लगाया तो नेट फोर्स किधर लगा? इधर की तरफ। तो ये ऐसा मूव करते करते ब्लॉक जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया अगर ब्लॉक मेरा, तो एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ, यहाँ से अगर मेरा ब्लॉक आया तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया ऊपर से? ये डिस्टेंस कितना कवर किया? h। ये अभी बताया था लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। देखो ये डिस्टेंस होगा, अगर ये रेडियस r है तो ये कितना होगा? r cos थीटा। और ये कितना होगा? ये कितना होगा? r sin थीटा। r cos थीटा, ये r sin थीटा। और ये टोटल हाइट कितना है? ये टोटल हाइट कितना है? r है। और ये इतना पार्ट क्या है? r cos थीटा है। तो ये पार्ट कितना होगा? ये हाइट h कितना होगा? ये टोटल r माइनस ये, तो r माइनस r cos थीटा, ठीक है। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस यही लगाऊंगा इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे मैंने बताया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने पे मैं क्या करूँगा? सारे फोर्सेस
आइडेंटिफाई करूँगा कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो मास m पे, तो यहाँ पे मास m को मैं अलग से ड्रॉ कर लिया। इस स्फीयर के कारण कौन सा एक फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ क्या mg, और एक स्यूडो फोर्स ऐसा F स्यूडो। अब वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस निकाल, तो वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाई नॉर्मल क्या होगा, जीरो होगा। वर्क डन बाई नॉर्मल क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये रहा, अगर इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट ds है और ऊपर नॉर्मल है तो उनके बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो वर्क डन क्या होता है, F डॉट ds, यही होता है वर्क डन, यही होता है। तो F इंटू ds इंटू कॉस 90, ये केस कौन सा था, केस था B। केस B जब मैं वर्क एनर्जी का बेसिक पढ़ा रहा था तब था केस कॉस 90, तो कॉस 90 जीरो होता है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। वर्क डन बाई ग्रेविटी, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg और नीचे की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, कितना है, h, हाइट h है, h कितना है, r माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। प्लस वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, कितना है, ma इनटू कितना है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना है, r साइन थीटा, यही डिस्प्लेसमेंट है ना, ये r साइन थीटा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ mv इनिशियल स्क्वायर। v इनिशियल क्या है, जीरो है। ठीक है, इनिशियल क्या है, जीरो है। तो यहाँ से हाफ mv फाइनल स्क्वायर, v फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो m से m दोनों तरफ कैंसिल, v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 2g r कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आर ए साइन थीटा। ठीक है, v फाइनल इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट क्या आ गया, 2r g 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आर ए साइन थीटा। यही हो गया v फाइनल। और ये v फाइनल किसके रेस्पेक्ट में है, दिस v फाइनल इज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, स्फीयर। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने इस पे स्यूडो फोर्स लगाया, इसका मतलब मैं जो बंदा जो है वो कहाँ से देखेगा, जो बंदा है वो यहाँ पे स्फीयर पे खड़ा है और वो जो है इस मास m को देखेगा। समझ में, जब भी मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम टू इनर्शियल फ्रेम जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, वो जो बंदा है वो इनर्शियल फ्रेम का इक्वेशन लगाने के लिए, ध्यान से सुनना, जो बंदा है अगर किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में है या एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, तो अगर उसको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है तो वो क्या करेगा, स्यूडो फोर्स लगाता है। तो स्यूडो फोर्स कैसे लगाता है, स्यूडो फोर्स लगाने के लिए क्या करता है कि इस नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बना देता है, उसका एक्सेलरेशन जीरो कर देता है, और एक्सेलरेशन जीरो करने की वजह से क्या है, जो मास m उसके अंदर मास m है उसको क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन दे देता है, और अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देने की वजह से उस पर फोर्स जो है वो लगता है वो मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो अब फोर्स लग गया, अब फोर्स लगने की वजह से वर्क होगा। तो वर्क किसके रिस्पेक्ट में होगा, स्फीयर के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि ये जो बंदा है स्फीयर के रिस्पेक्ट में ही काम कर रहा है, स्फीयर पे खड़ा है, स्फीयर पे खड़ा होकर इक्वेशन लगाना चाह रहा है। तो स्फीयर के रिस्पेक्ट में खड़ा होकर इक्वेशन लगाना चाह रहा है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन जितना भी होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, स्फीयर के रिस्पेक्ट में होगा। समझ में आई मेरी बात। तो इतना कॉन्सेप्ट है सिंपल, और ये कॉन्सेप्ट मैंने स्यूडो फोर्स का बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी समझाया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उसका बेसिक बता दिया। समझ में आई बात मेरी। तो तब तक से आप और भी सारे क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, और यहाँ पे हमारा वर्क एनर्जी पावर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। हमने एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ डिस्कस कर ली है इस पूरे चैप्टर में, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, जहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास जो है डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर डिस्कस करेंगे, और वो भी काफ़ी ब्रीफ में और काफ़ी सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए, जय हिंद।